एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोस्पोरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में आपको एक ही तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनमें दो डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। तो उन टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी। जब किसी भी टेरिडोफाइट प्लांट में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहते हैं, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरी, यानी कि हैविंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स दैट डिफर इन देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें होता क्या है, जो स्मॉलर स्पोर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो मेगास्पोर होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और ये मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं आगे चल के। हेट्रोस्पोरी क्या है? हेट्रोस्पोरी एक तरीके का फिनोमेना है जिसमें दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स एक टेरिडोफाइट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। द फिनोमेना वेयर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट, इट इज नोन एज हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी को अगर हम समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हेट्रोस्पोरी एक फिनोमेना है जिसमें प्लांट में, टेरिडोफाइट प्लांट में टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर स्मॉल इन साइज होते हैं और मेगास्पोर लार्ज इन साइज होते हैं। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर हेट्रोस्पोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू राशिद 1976, हेट्रोस्पोरी इज नोन इन 9 जेनरा ऑफ टेरिडोफाइट्स, जैसे कि सिलेजिनेला, आइजोइटिस, स्टाइलिटिस, मार्सिलिया, पिल्लुलेरिया, रेग्नेलिडियम, सैल्विनिया, अजोला एंड प्लेटिजोमा। ये 9 जेनरा हैं जिनमें राशिद ने 1976 में रिपोर्ट किया था कि इनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, यानी कि इन टेरिडोफाइट्स में आपको दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलेंगे, एक होंगे माइक्रोस्पोर्स और एक होंगे मेगास्पोर्स। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी की, हेट्रोस्पोरी टेरिडोफाइट्स में किस तरीके से ओरिजिनेट हुई होगी, इसको कंक्लूड करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी। A detailed study of heterosporous form has revealed that heterospory originated due to reduction in the number of spores within the sporangia. उन स्टडीज से ये कंक्लूड किया गया कि जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर रिड्यूस हो गया होगा, कम हो गया होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूट्रिशन, जो बचे हुए स्पोर्स होंगे उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा और वो अल्टीमेटली मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो हेट्रोस्पोरी के ओरिजिन से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स के ओरिजिन की, तो किस तरीके से ओरिजिन हुआ होगा? जब सारे स्पोर्स, स्पोरेंजियम के अंदर वाले सारे स्पोर्स फंक्शनल हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए सारे स्पोर्स को कम न्यूट्रिशन मिलेगा जिसकी वजह से उनका साइज़ स्मॉल होगा और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उस कंडीशन में। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर कुछ स्पोर मदर सेल स्पोरेंजियम के डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अपना डेवलपमेंट अबॉर्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो बचे हुए स्पोर्स हैं उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और अल्टीमेटली उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस इंटरप्रिटेशन को कंक्लूड करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी कि ये जो हेट्रोस्पोरी का फिनोमिना है ये धीरे धीरे करके स्पोर्स के नंबर में रिडक्शन होने की वजह से ही आया होगा।
सो फर्स्ट हमारी स्टडी है पेलियोबॉटिकल एविडेंसेस ऑफ हेट्रोस्पोरी। ये सजेस्ट करते हैं कि हेट्रोस्पोरी जो फॉसिल टेरिडोफाइट्स थे उनमें भी प्रेजेंट थी। किस तरीके से? कुछ फॉसिल प्लांट्स जो कि लेट डेवोनियन और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड के थे उनमें हेट्रोस्पोरी रिपोर्ट की गई। कौन कौन से टेरिडोफाइट्स थे वो? लेपिडोकार्पॉन, लेपिडोस्ट्रोबस, मेसोकार्पॉन, सिजिलेरियोस्ट्रोबस, कैलमोकार्पॉन एंड कैलमोस्टैकिस। स्कॉट के अनुसार जो कैलमोस्टैकिस फॉसिल टेरिडोफाइट है उसकी 2 स्पीशीज़ में हेट्रोस्पोरी का इंडिकेशन देखने को मिलता है। सो कैलमोस्टैकिस जो हमारा फॉसिल प्लांट है यहाँ पर उसकी 2 स्पीशीज़ में हेट्रोस्पोरी का इंडिकेशन मिलता है जो कि स्कॉट ने रिपोर्ट किया था। कैलमोस्टैकिस बाइनियाना और कैलमोस्टैकिस कैशियाना यहाँ पर 2 स्पीशीज़ हैं कैलमोस्टैकिस की। तो कैलमोस्टैकिस बाइनियाना के केस में ज़्यादातर स्पोरेंजिया में स्मॉल स्पोर्स थे जो कि जिनका नंबर लार्ज था बट उनका साइज़ स्मॉल था, यानी कि वो माइक्रोस्पोर्स होंगे। और कुछ स्पोरेंजिया वहाँ पर लार्जर स्पोर्स की थी। तो कैलमोस्टैकिस बाइनियाना में कुछ हद तक हेट्रोस्पोरी के कंडीशंस नोटिस की गई। इसके बाद जो इसकी दूसरी स्पीशीज़ थी कैलमोस्टैकिस कैशियाना उसमें बिल्कुल क्लियरली माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स डिफरेंट स्पोरेंजिया में मिल रहे थे। और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो मेगास्पोर हैं ये इस वजह से फॉर्म हुए होंगे क्योंकि कुछ स्पोर्स ने अपना डेवलपमेंट अबॉर्ट कर दिया होगा। सो कैलमोस्टैकिस जो कि एक फॉसिल प्लांट है उसमें भी हेट्रोस्पोरी के कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से फॉसिल प्लांट्स में भी आपको हेट्रोस्पोरी देखने को मिल रही है। सो अ सिमिलर abortion of spores was also observed in certain species of Lepidocarpon, Calmocarpon and Stauropteris. सो लेपिडोकार्पॉन और कैलमोकार्पॉन में आपको एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉसिल टेरिडोफाइट्स के केस में मेगास्पोर का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। स्टोरोप्टेरिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें 2 फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिल रहे थे, बाकी के 2 मेगास्पोर एबॉल्ट हो गए थे। जो हमारा पेलियोबॉटनिकल एविडेंस है वो ये सजेस्ट करता है कि हेट्रोस्पोरी फॉसिल प्लांट्स में देखने को मिलती है और ये बेसिकली इस वजह से ओरिजिनेट हुई होगी कि कुछ स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए होंगे और बाकी के जो बचे हुए स्पोर्स थे उन्हें वहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ पर मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंसेस की जो कि है एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज़। इस केस में डेवलपमेंटल लेवल पर जाकर हेट्रोस्पोरी की स्टडी की गई कि टेरिडोफाइट्स में ये जो हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेट हो रही यानी बेसिकली मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट है वो किस स्टेप पर जाकर हो रहा है उसको नोटिस करने के लिए डेवलपमेंटल लेवल पर जाकर टेरिडोफाइट्स की स्टडी की गई कि किस तरीके से यहाँ पर मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्टेप पर हो रहा है, मियोसिस के पहले हो रहा है या मियोसिस के बाद हो रहा है। तो उसी की स्टडी डेवलपमेंटल स्टडीज़ में की गई। सबसे पहले अगर हम सिलेजिनेला पर की गई डेवलपमेंटल स्टडीज़ को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था उस केस में क्या था, सारे के सारे स्पोरोसाइट्स मियोसिस करते हैं और उसके बाद बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कोई भी स्पोरोसाइट ने अपना डेवलपमेंट अबॉर्ट नहीं किया है। यहाँ पर सभी के सभी स्पोरोसाइट्स में मियोसिस हुई और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ जिनका नंबर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में था। जबकि हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम में क्या हो रहा था, एक स्पोरोसाइट को छोड़कर सारे स्पोरोसाइट अपना डेवलपमेंट अबॉर्ट कर रहे थे और जो बचा हुआ स्पोरोसाइट था उसमें जब मियोसिस हुई उसके बाद सिर्फ 4 लार्ज फंक्शनल मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के समय सभी स्पोरोसाइट्स मियोसिस करते हैं और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में बट इनका नंबर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इनका
प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन मेगास्पोरेंजियम के केस में यहाँ पर आपको सिर्फ 4 बड़े साइज के मेगास्पोर मिल रहे हैं। नंबर कम है लेकिन साइज बड़ा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं वेरिएशंस इन सम स्पीशीज़ ऑफ सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की स्पीशीज़ में किस तरीके से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। सिलेजिनेला स्टीनोफिला के केस में जो 4 मेगास्पोर होते हैं टेट्राड के, उसमें से जो 2 मेगास्पोर हैं वो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं और बाकी के 2 मेगास्पोर साइज़ में छोटे हैं। सिलेजिनेला मॉलीसेप्स के केस में 4 मेगास्पोर्स में से 1 मेगास्पोर का साइज़ बड़ा है और बाकी के 3 मेगास्पोर्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तीसरा वेरिएशन यहाँ पर है सिलेजिनेला इरिथ्रोपस में, जिसमें आपको एक सिंगल लार्ज फंक्शनल मेगास्पोर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिलेजिनेला की स्पीशीज़ में भी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं मेगास्पोर के साइज़ को लेकर, मेगास्पोर के नंबर को लेकर। ये सब एक तरीके से हेट्रोस्पोरी के ही ओरिजिन के एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पर। सो राशिद ने 1976 में ये ऑब्जर्व किया कि सिलेजिनेला की कुछ स्पीशीज़ के केस में जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं उसमें स्पोर्स का साइज़ बड़ा पाया गया। तो यहाँ पर जो हेट्रोस्पोरी का फिनोमेना है वो धीरे धीरे ओरिजिनेट होता हुआ पाया गया कि कुछ स्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया के बड़े साइज़ में डेवलप हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे मेगास्पोर का ओरिजिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टडी जो कि आइजोटिस में की गई। उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा था, जो पूरा स्पोरोजीनस टिश्यू था उससे स्पोरोसाइट सेल्स बन रहे थे। स्पोरोसाइट सेल्स मियोसिस के बाद बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत लार्ज नंबर में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। जबकि हम मेगास्पोरेंजियम की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ स्पोरोजीनस टिश्यू स्पोरोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे और बाकी के जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि सारे के सारे टिश्यू स्पोरोसाइट सेल में डेवलप नहीं हो रहे, यहाँ पर सिर्फ कुछ पोर्शन डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर भी जो स्पोरोसाइट सेल डेवलप हो रहे हैं उसमें से भी कुछ स्पोरोसाइट सेल ही आगे मूव ऑन कर रहे हैं, बाकी के सब डीजेनरेट हो जा रहे हैं, जिससे कि फाइनल जो यहाँ पर मेगास्पोर्स बनेंगे उनका साइज़ बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन नंबर यहाँ पर कम होगा क्योंकि ज़्यादातर सेल्स यहाँ पर डीजेनरेट होते जा रहे हैं। सो अब बात करते हैं मार्सिलिया के केस में हुई डेवलपमेंटल स्टडी की। ये कंडीशंस आपको सैल्विनिया और एजोला में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है, जो स्पोरोसाइट सेल थे वो मियोसिस के बाद 64 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो स्पोरोसाइट सेल थे उनमें मियोसिस हुई और 64 मेगास्पोर्स यहाँ पर बने हैं। लेकिन अब इन 64 मेगास्पोर्स में से भी सारे डीजेनरेट कर जाएंगे और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मियोसिस के बाद आपको यहाँ पर मेगास्पोर के नंबर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो डेवलपमेंटल स्टडीज़ यहाँ पर ये शो कर रही हैं कि हेट्रोस्पोरी की जो मेन डिटरमाइनिंग प्रोसेस है वो ऑपरेटिव हो रही है, वो काम कर रही है या तो मियोसिस के पहले या फिर मियोसिस के बाद। जैसा कि आपने देखा सिलेजिनेला और आइजोटिस के केस में किस तरीके से मियोसिस के पहले सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, और मार्सिलिया, सैल्विनिया और अजोला के केस में किस तरीके से मियोसिस के बाद जो 64 फंक्शनल मेगास्पोर थे मार्सिलिया के केस में वो सारे डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक मेगास्पोर वहाँ पर बचता है। 64 में से 63 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर वहाँ पर बचता है मियोसिस के बाद। सो डेवलपमेंटल स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो हेट्रोस्पोरी की प्रोसेस है वो या तो मियोसिस के पहले ऑपरेट करेगी या फिर मियोसिस के बाद ऑपरेट करेगी। ये डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरी कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो कि सिलेजिनेला और मार्सिलिया पे की गई, जो कि एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, उनमें ये कहा गया कि ये जो हेट्रोस्पोरी है, ये जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ये न्यूट्रिशन के फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा उस हिसाब से मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अगर न्यूट्रिशन कम है तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो मेगास्पोर्स बनेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, सिलेजिनेला को
लो लाइट इंटेंसिटी में रखा, जिसकी वजह से उसकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थी वो कम हो गई। और इस केस में उन्होंने जो नोटिस किया वो ये किया कि यहाँ पर सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुए, जबकि सिलेजिनेला एक हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, यहाँ पर मेगास्पोर भी डेवलप होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, न्यूट्रिशन यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हुए हैं। So because there is less nutrition available here, there are only microsporangia developing. So same results were obtained with Marsilia. So एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया कि हेट्रोस्पोरी जो है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी की। हेट्रोस्पोरी एक्सप्रेसेस द सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी ऑफ प्लांट। यहाँ पर क्या है, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है उनके केस में आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर माइक्रोस्पोर है तो मेल गैमेटोफाइट का ही फॉर्मेशन होना है, और अगर मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होना है। तो इस तरीके से हेट्रोस्पोरी यहाँ पर सेक्स डिटरमाइनिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करती हुई दिख रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स के केस में जो डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट का वो इंडोस्पोरिक होता है, और इस केस में जो न्यूट्रिशन होता है वो स्पोरोफाइट से लिया जाता है। जो गैमेटोफाइट है डेवलपिंग वो स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन ले रहा है, इसलिए यहाँ पर जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे वो गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। सो यहाँ पर इकोलॉजिकल फैक्टर्स और इन्वायरमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो आज के लिए इतना ही। सीड हैबिट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।